मूवमेंट पढ़ा रहे थे। देखो ये क्वेश्चन जो आया है ये 2021 नीट में आया था, जो अभी पेपर हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर्स। यानी नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या हो, अगर जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो उसे कहेंगे नॉन पोलर, और अगर जिसका डायमोड जीरो नहीं होगा उसे क्या बोलोगे, पोलर। तो आपको डायपोल मोमेंट पढ़ा ही रहा हूँ तो इससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आंसर सेकंड होगा। आंसर सेकंड क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सबको एक्सप्लेन करते हैं। ये SB है, तो जैसे आपका PCl5 होता है सेम वैसे ही SbCl5 कह सकते हैं, यानी उसी ग्रुप का है। तो इसके पास भी जैसे फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी पास 5 होगा। और क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो इसके पास 7 होंगे। ये इससे शेयर हो जाएगा, ये इससे शेयर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए। ये क्लोरीन का हो जाएगा, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इस क्लोरीन के पास होगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहा। तो अगर आप देखेंगे तो ये कहलाती है तीनों, चाहे इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल्स, इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइंस, और इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल लाइन है या एक्सियल पोजीशंस है, ये कह सकते हैं। तो इनको अलग अलग देखते हैं। अगर इनको मिलाया जाए तो इनको ऐसे जब मिला देंगे तो मान लो डाट डाट ये मिला दिया, तो ये तो आपने देखा होगा ना, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है BF3 का, वो सेम इसका भी हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा ट्राइगोनल्स, ट्राइगोनल जो है प्लेनर होंगे। तो अगर इन तीनों को चेक करेंगे अलग से, तो देखो इसको मिला दिया तो इनके बीच भी एंगल 120 होगा, 120 यहाँ होगा, 120 यहाँ, यानी 120 होगी। तो इसको मैंने डाट डाट हटा दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल, और ये इधर पिरामिड होगा, एक पिरामिड ऊपर, तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल्स। देखिए ये मीना है, ये लीना है, तो मूवमेंट इधर जाएगा, डायपोल भी इधर होगा, इधर मूवमेंट होगी तो डायपोल इधर होगा। इन दो वेक्टर हैं, डायपोल हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे 20 से जाएगा, तो 20 से गया। तो अब देखिए एक वेक्टर ये है ऊपर है, जिसका रिजल्टेंट ये ऊपर है, और ये दूसरा वाला जो है इसका रिजल्टेंट ये नीचे है। दो वेक्टर हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यानी इसके रिजल्टेंट से ये और इसका जो है डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब इनमें देख लेते हैं। तो एक वेक्टर ये है, इसका मोमेंट इधर होगा तो डायपोल भी इधर होगी, ये है तो इसका इधर होगा। इनकी अगर देखते हैं तो एक वेक्टर ये है और ये है, एक दूसरा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका भी 0 होगा। तो यानी म्यू आर रिजल्टेंट क्या होगी, 0। तो इसका म्यू आर 0 है, इसका मतलब कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। और बाकी सबको देखोगे तो ये नॉन पोलर नहीं होंगे, पोलर होंगे। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड में आप देखते हैं कार्बन, और कार्बन की बैलेंसी होती, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है। और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो इसकी अगर आप इससे और इससे शेयर कर देंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहाँ पे लगे हैं 2 हाइड्रोजन्स, एक ये है और इससे एक ये लगा है, ये लगे हैं। तो इसे मीना कहेंगे, इसे लीना कहेंगे। तो ये मीना हो गया और ये लीना हो गया। यानी ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, LS है। तो इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, तो अगर सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे तो ये टूटेगा, यानी नेगेटिव चार्ज इस पर आएगी, क्योंकि मीना है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा। तो जब इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो मूवमेंट भी तो इधर होगी। पाई में नहीं देखते हैं, सिग्मा में, तो मूवमेंट ये हो गया, तो ये मूवमेंट इधर चला गया। तो इसमें मूवमेंट है, डायपोल है। अब इनमें देखिए, अगर ये मीना है, ये लीना है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर मूवमेंट होगी, और इधर इसका इधर होगा। तो देखो ये 2 वेक्टर हैं, ऐसे मान लो 2 वेक्टर हैं, ये है, ये किसी एंगल पे होंगे तो इनका रिजल्टेंट होगा। तो इनका रिजल्टेंट मान लो ये हो गया म्यू, और एक वेक्टर आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। तो 2 वेक्टर होंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, और मान लो इसको वैल्यू μ1 है, इसको μ2 कहेंगे, तो ये जुड़ जाएगा। म्यू आर क्या हो जाएगा, μ1 + μ2, यानी एक बड़ा रिजल्टेंट आ जाएगा, ये म्यू आर आ जाएगा। तो 0 नहीं हुआ और बढ़ गया,
तो सही बात है, यानी इसमें जो है पोलरिटी रहेगी, यानी ये कैसा होगा, पोलर होगा। तो ये इसका म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी म्यू की वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी, तो ये पोलर है। अब NO2 में देखें या PO3 में देखेंगे तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसे चीज़ मिलेगी। जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो इसको मिटा देता हूँ, ये रहा। अब अगर आप NO2 में लेते हैं तो ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो ये 5 हो गया। ये ऑक्सीजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है, तो ये तो इससे शेयर कर लिया। और ये ऑक्सीजन है तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, तो ये 6 है, तो ये एक से तो शेयर कर लेगा और एक कोई क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखें अगर ये मीना ये लीना तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इस पर आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही से तो ये शेयरिंग किया है, ये देखिए एक से शेयर नहीं किया है और साथ में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर हो तो डायपोल मोमेंट तो 0 होगा नहीं, किस में आएगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री में। तो इसका मतलब इसका भी 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं इससे लेक्चर पढ़ाया था इर्रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। उसमें जाकर लेक्चर में जाके देखेंगे तो बोला था कि लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो नहीं 0 होगी, यानी कुछ ना कुछ होगा, तो इसमें भी होगा। ये आते हैं चौथे वाले में, ये लिखा है POCl3। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 5 है। इसमें एक क्लोरीन ये हो गया, तो क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो एक इससे शेयर कर लिया, एक इस क्लोरीन से शेयर कर लेगा और एक इस क्लोरीन से शेयर कर लेगा। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है ऑक्सीजन को, तो ये लोन पेयर दे देगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड्स। तो अगर देखते हैं तो P ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बियॉन्ड सेकंड वाले जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज होकर डबल बॉन्ड में हो जाते हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ सब। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, ये क्लोरीन के जो है लोन पेयर है यहाँ पे रहेंगे। देखो अगर ये दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो इनसे तो इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस पे आइए, अगर ये इसमें एक सिग्मा है, इसमें एक पाई है और एक सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो पाई इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो ये मीना हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर, फोन लगा दो, तो फोन का आर्डर था मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर का था। तो देखो ऑक्सीजन आगे है, तो इसमें एक बॉन्ड में देखेंगे पाई में नहीं सिग्मा में, तो मूवमेंट आगे होगी, तो यानी डायपोल भी इधर होगा। और अगर ये मीना है ये लीना है तो इसमें मूवमेंट इधर आएगा। तो देखो अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन आगे है तो ये आगे है और क्लोरीन कहाँ है, पीछे है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा पोलर ऊपर की तरफ होगी और नीचे वाले में थोड़ा पोलर कम होगी। मतलब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो एक मूवमेंट डायपोल इधर जाएगा एक इधर जाएगा, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो उधर ज़्यादा होगा। तो देखो दो वेक्टर हैं, अगर इनके मैग्नीट्यूड ये अगर ये बराबर नहीं है तो बड़े में से छोटा क्या करते हैं, आप घटा देते हैं। तो यानी बड़े में से मान लो ये μ1 है ये μ2 है, तो आप क्या कहेंगे μ1 माइनस μ2 बराबर कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी। तो ये तो जब वैल्यू होगी μ की तो इसका मतलब क्या होगा, पोलर होगा। तो ये भी पोलर है, तो ये पोलर ये पोलर ये पोलर, तो ये नॉन पोलर होगा। तो आपके नीट 2021 का सवाल था। 2020 में भी सवाल आया था, क्या आया था, एक ऑप्शन था कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिवन बिलो डायपोल मूवमेंट इज 0। तो डायपोल मूवमेंट कह रहा था 0 है, किस में, ऑप्शन में। बताइए दिए हुए ऑप्शंस में आपको बताना था कि किस में डायपोल मूवमेंट 0 है। ये था नीट क्वेश्चन था, नीट 2021-20 का था ये। 20 में था क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स have 0 dipole moment।
ये था। उसमें एक ऑप्शन था, मैं चारों ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, एक ऑप्शन लिखता हूँ। पहला ऑप्शन दिया था BeCl2 CO2 कार्बन BeCl2, और ये नाम लिखा हुआ था पूरा, जैसे बेरियम क्लोराइड से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके लिखा था, मतलब इंग्लिश में नाम लिखा था, मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। पैरा क्लोरो ऐसे लिखा था, उसमें पैरा जो सही में लिखा था वो लिखा था ऐसे करके, नाम लिखा था आपको, यानी फार्मूला नहीं लिखा था। बेरिलियम डाई फ्लोराइड्स कार्बन डाइऑक्साइड पैरा क्लोरो बेंजीन्स, और एक और इसमें था, ठीक है। यानी उसमें जो है ऑप्शन लिखे थे, ऑप्शन ऐसे बी वाले में थे, जैसे बी में अमोनिया रखा था, वाटर रखा था, तो जहाँ पे आपके लोन पेयर होंगे वो आएगा इर्रेगुलर ज्योमेट्री में, तो वहाँ तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो बेरिलियम डाईफ्लोराइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, और पैरा क्लोरोबेंजीन था। तो जैसे मान लो देखते हैं इसमें, तो क्या करेंगे, बेरिलियम है, डाईफ्लोराइड है, तो BeCl2 BeF2 था, ये BeF2 ये है। तो बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2, और फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये। तो 2 वेक्टर हैं, अगर डायपोल इधर होगा, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगी उधर डायपोल होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गई डायपोल ही रहा। तो 2 वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कार्बन है, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ये 4 है, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ गया, ये रहा। तो इसमें तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो पाई और सिग्मा है, ये पाई है, सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड को देख लेते हैं, ये मीना है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो डायपोल भी इधर ही होगा, ये मीना है तो इलेक्ट्रॉन इधर, डायपोल इधर होगी। देखो 2 वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट, सिग्मा वाले में देख रहा हूँ, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगला देखते हैं, ये नीट 20 का सवाल था, मान लो आपको ये पढ़ाया था मैंने, तो ये ऑप्शन था पैरा क्लोरोबेंजीन्स, तो यानी क्लोरीन यहाँ रहेगा, क्लोरीन यहाँ रहेगा। आप जानते हैं 2 वेक्टर्स हैं, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर मूवमेंट होगी तो इस वाले का मूवमेंट ये होगी। तो 2 वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये, ठीक। एक इसमें एक और ऑप्शन था, बोरान ट्राईफ्लोराइड था, बोरान ट्राईफ्लोराइड्स, तो उसको भी ले लो, यानी था BF3 था। अगर इसको भी देखते हैं, एक ऑप्शन था जिसके ऑप्शन ये है, बाकी और ऑप्शन में जैसे अमोनिया था, वाटर था, ऐसे करके थे, तो उसमें लोन पेयर होते हैं। ये बोरान है, तो बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और 3F से क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये 3F से जो है क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो अगर ये 2 वेक्टर हैं, तो ये मीना है, तो इधर मूवमेंट होगी डायपोल की, तो इधर जाएगी। ये मीना है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मूवमेंट भी इधर ही होगी। तो 2 वेक्टर हैं, एक दूसरे क्या किसी बीच के एंगल में है, तो इनका रिजल्टेंट मान लो ये आएगा। और इसका भी देखते हैं, तो ये मीना है, अगर ये मीना है तो इसमें मूवमेंट ऊपर जाएगा, तो डायपोल इधर रहेगा। तो अगर मान लो ये ऊपर है डायपोल और 1 2 नीचे है, तो अगर 2 वेक्टर हैं, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें ये चारों ऑप्शन थे, ये सही था, ये आपके नीट 2020 का था। बाकी और ऑप्शन थे, उसमें लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर से आप पहचान जाएंगे कि डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा डायपोल और रह गया, उससे कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये तो डायपोल हो गए, डायपोल में देखते हैं ऑर्गेनिक में, इसमें भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए,
तो उसमें भी वही चीज़ें होती हैं जो आपको होती है एनसीईआरटी में। अगर आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी में दिया है। तो आओ देखते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर डायपोल मोमेंट देखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग करते क्या हैं, एक तो ये भी होता है डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन डी के। ई एन डी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि CH है F3 है, एक है CH है Cl3 है, एक है CH है Br3 है, एक मान लो CH है I3, यानी कार्बन है, उससे जो है आयोडीन मतलब हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, ये रहा। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये कार्बन है, और कार्बन में अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक Fa लगा है, एक Fa लगा हुआ है और एक Fa लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन लगा है। तो 3 वेक्टर होंगे, एक इधर अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसका मतलब ये है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगी उधर मूवमेंट होगा। तो इन तीनों का एक रिजल्टेंट होगा, बड़ा सा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये हाइड्रोजन है तो ये मीना है, ये लीना है, तो ये अपना सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये तीनों का एक रिजल्टेंट आएगा बड़ा सा, क्योंकि ये नेगेटिविटी ज़्यादा है और इससे एक छोटा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ा। तो म्यू काफ़ी बड़ा मिलेगा रिजल्टेंट। या फिर जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम्स लगे होते हैं और इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा जाए डिफरेंस, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन लगी है तो इनके बीच में मिलेगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे एक तो एक का ज़्यादा होता है, 3 लोग हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो इस केस में जो है अगर आप डायपोल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर एक्स का होगा, फिर इसका होगा। लेकिन यही चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कब हो जाती है, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जब यहाँ 3F 3Cl 3Br 3 आए हैं तो ये लगा था, थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल क्या चेंज कर दिया, हमने H तो 3 किया, एक F कर दिया, H3 है एक Cl कर दिया, H3 है एक Br कर दिया, H3 है एक I कर दिया। दोनों को देखें, दोनों में देखेंगे तो कुछ चेंज मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इनके और इनके बीच में ज़्यादा आएगी, यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन में देखते हैं, इसमें थोड़ी कम, तब सबसे कम है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इन चीज़ों में बदल जाती है। ये देखा जाता है कि यहाँ पे आर्डर अगर देखा जाए डायपोल मोमेंट का, आर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स, तो यहाँ पे आर्डर ये हो जाती है CH3Cl, CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I, ये आर्डर हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर इसमें देखा जाए तो कहेंगे कि डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F ड्यू टू, कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यानी चार्ज इनटू इनके बीच की दूरी, यानी जो फार्मूला में इक्वल टू होता है ये होता है Q इंटू L। ये तो कहेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। ऐसा क्यों? बिकॉज कहेंगे प्रोडक्ट यानी चार्ज, तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L इज लेस इन CH3F, यानी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो कम होगी या स्मॉलर होगी, कह सकते हैं इज लेस या स्मॉलर, ठीक है, इज लेस इन CF3 ड्यू टू एक्सट्रीमली
स्मॉल साइज ऑफ एफ, फ्लोराइड कह सकते हैं, स्मॉल साइज ऑफ एफ ये कह सकते हैं। कहेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, यानी चार्ज इंटू बीच की दूरी इज लेस इन CH3CF ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड्स, यानी F की साइज जो है छोटी होती है। इसके में अगर आप देखा जाए, जैसे ये है C, तो यहाँ पे होगा Cl और इससे लगे हैं H, इससे लगे हैं H, इससे लगे हैं H, तो ये चार्ज होगा। और दूसरा है ये C, इससे लगे हैं H, इससे लगे हैं H, इससे लगे हैं H, और ये लगा है F। तो ये जो है इस पर जो चार्ज होगी, चाहे मीना हो तो इस पर नेगेटिव आएगी, लीना होगा तो इस पर पॉजिटिव आएगी। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो चार्ज की वैल्यू अगर म्यू निकाला है तो ये चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो ले लेंगे। इनके बीच की दूरी L यहाँ पे लेंगे, इनके जो चार्ज की वैल्यू होगी वो लेंगे Q, और इनके बीच की दूरी। तो ये साइज छोटी होने से दूरी ये कम हो जाती है, यहाँ साइज बड़े होने से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए इसमें हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर डायपोल मोमेंट की बात किया जाए तो कहते हैं डायपोल मोमेंट जो है ऑर्गेनिक में सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस से, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके अंदर, जब प्योर एल्कीन हो। तो कहेंगे इन प्योर एल्कीन्स, इन प्योर एल्कीन डायपोल मोमेंट ऑफ cis form is greater than cis form, कहेंगे cis form is greater than trans form, यानी cis form की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ट्रांस फॉर्म, ये होता है हमेशा। और ये भी देखा गया है कि अगर आप ट्रांस फॉर्म में अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसका डायपोल मोमेंट, कह रहे हैं कि इन प्योर एल्कीन डायपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म जो होती है इस ग्रेटर होती है ट्रांस फॉर्म में। लेकिन अगर प्योर सिमेट्रिकल एल्कीन में देखते हैं, अगर कैसी हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हो, कहेंगे डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो, डायपोल मोमेंट, जैसे डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज क्या हो सकती है, इज ज़ीरो, डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज ज़ीरो, किस फॉर्म में, इन सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस एल्कीन जीरो इन सिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन कैसी हो, सिमेट्रिकल हो तो जीरो होगी। देखते हैं, मान लो फार्मूला है ये आपका, देखना है, डबल बॉन्ड एल्कीन होगा और अगर ये इधर लगा है CH3 और इधर लगा है H, इधर लगा है CH3, इधर लगा है H, ये ध्यान दीजिएगा। आप ट्रांस बनाना सीख जाओ, जैसे मान लो ये है, ये मान लो एल्कीन है, आपने डबल बॉन्ड लगाया एल्कीन है, अगर यहाँ पे आप CH3 लगाते हैं और इसके जस्ट अपोजिट में भी CH3 लगाते हैं और यहाँ पे H लगाते हैं और इसके अपोजिट में भी H लगाते हैं, यानी ये कहिए कि ऐसे डायगोनल, ये ऐसे अगर मान लो डायगोनल मान लिया ऐसे, या ऐसा तिरछा तिरछा ऐसे कहिए या ऐसे कहिए, इसको चाहे आप डायगोनल को हो चाहे तिरछा को हो, यानी अगर ऐसे आपको या ऐसे देखेंगे, यहाँ और यहाँ पोजीशन सेम है, यहाँ पोजीशन सेम है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और अगर ये पोजीशन सेम ना मिले, ये पोजीशन सेम ना मिले, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। तो इसे सिस कहते हैं, सिस फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, अगर एक भी पोजीशन, मान लो यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ Cl लगा हो, यहाँ H लगा हो, अगर एक भी पोजीशन सेम मिलेगी तब भी ट्रांस कहेंगे। तो ये ट्रांस हो गई, ये सिस। कैसे पहचानेंगे, ऐसे तिरछा तिरछा अगर सेम मिलता है तो। और देखते हैं कि ट्रांस अगर ये सिमेट्रिकल है, ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दोगे
तो जितना वो मिलेगा उधर इसको मिलेगा, तो इसका मतलब है ये फॉर्म आपका ट्रांस हो गया। तो और देखते हैं, अगर ये CH3 है तो ये जो है प्लस आई होता है, ध्यान हो प्लस आई में कौन कौन आते हैं, एक होता है CH3, ये होता है C2H5 या हाइड्रोजन, ये सब इसको प्लस आई में लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप होते हैं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ठीक है, ये गया, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही तो डायपोल हो, तो डायपोल ये हो गया। ये इधर सप्लाई कर रहा है तो डायपोल इधर ही हो गया। तो अगर दो वेक्टर हैं, देखो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये है, और दूसरा वेक्टर ये है, दो वेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं और मैग्नीट्यूड सेम है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ भी 0। अगर इसको देखते हैं कि अगर ये इसको सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये मीना ये लीना है, इसको देखते हैं अगर ये इसको सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ भी वही सेम कहानी, अगर एक वेक्टर इधर आ रहा है ये और दूसरा ये है, अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो यानी ट्रांस में क्या हो गया, सिमेट्रिकल है तो म्यू की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, अगर ये सप्लाई करता है और ये भी सप्लाई करता है, लेकिन ये ज़्यादा सप्लाई मिथाइल ग्रुप है, इससे बड़ा है तो ये सप्लाई ज़्यादा करेगा। तो मान लो अगर दो वेक्टर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और ये कम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वेक्टर की रिजल्टेंट होगी, यानी इसका मतलब है कि इसका इस वाले से कुछ ना कुछ इधर रिजल्टेंट आएगा लेकिन कम आएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, अगर ये इसको सप्लाई कर रहा है और ये भी इसको सप्लाई कर रहा है, डायपोल यही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा करेगा ये कम, तो इसके हिसाब से देखेंगे मान लो ये सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इधर कर रहा है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होंगे, ये होंगे, यानी कुछ घट जाएगा कुछ होगा। अगर मान लीजिए ये दो वेक्टर अगर ये सप्लाई कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट इधर आ रहा है और इस वाले का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच से जो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, इसका डायपोल कुछ ना कुछ होगा। भले कुछ इसका हाइड्रोजन अपोज कर दे, कुछ कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी डायपोल तो कुछ ना कुछ होंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन ये कम सप्लाई कर रहा है, ये ज़्यादा, तो रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। इसके हिसाब से इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इधर साइड में आएगा। ये इधर सप्लाई कर रहा है, इधर कर रहा है, यानी ये ज़्यादा सप्लाई करेगा तो इसके हिसाब से कुछ रिजल्टेंट ये आएगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कुछ एंगल पे हैं तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट तो आएगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो कुछ ना कोई रिजल्टेंट होगा, तो 0 नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब ट्रांस में 0 हो, सिमेट्रिकल में ही 0 होगी, ठीक है। तो सब में 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ में 0 होती है। ये ऑर्गेनिक की चीज़ें थी, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ये भी नहीं है कि ट्रांस की 0 होगी। अगर आप, मैं चेंज कर देता हूँ, अगर अनसिमेट्रिकल होते हैं तो उसमें 0 नहीं होंगे। जैसे मान लो हमने लाइन ये बता दिया, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, और बाकी जो है हमने यहाँ पे CH3 कर दिया और इस पे H कर दिया। दूसरा ये है, ये डबल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है, Cl को हमने इधर कर दिया, H को यहाँ कर दिया, CH3 हमने यहाँ कर दिया और H के यहाँ कर दिया। तो देखो ये और ये डायगोनल सेम मिल रहे हैं, अगर एक भी पोजीशन सेम मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये भले सेम ना हो, और यहाँ पे जो है अगर ट्रांसवर्स कोई सेम नहीं मिलता है तो वो सिस फॉर्म में होता है, तो ये सिस फॉर्म में हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखना है, ये वाला और ये वाला अगर सेम मिलता है तो ट्रांस, अगर ये में सेम मिलते हैं तब भी ट्रांस, अगर एक ही सेम मिलेंगे तब भी ट्रांस। लेकिन यहाँ पे तो कोई ना ये सेम है ना ये सेम है, मतलब जहाँ H है तो यहाँ भी H होना चाहिए, यहाँ H है, यहाँ CH3 तो यहाँ भी CH3 होना चाहिए। तो कोई सेम नहीं मिल रहे तो सिस फॉर्म। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अगर ये देखते हैं ये वाला क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा, क्योंकि ये मीना है, ये लीना है, और ये वाला क्या करेगा, ये भी मीना है और ये लीना है, तो ये भी सप्लाई करेगा। तो देखो दो वेक्टर हैं, ये कम सप्लाई कर रहा है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये तो इनके हिसाब से रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा मिलेगा, यानी इसका मिला के। इसमें क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर रहा है और ये कम सप्लाई कर रहा है, तो देखो ये वाला सप्लाई कर रहा है तो जो मान लो मूवमेंट ज़्यादा होगी, डायपोल ज़्यादा होगा, और ये इसका डायपोल थोड़ा छोटा होगा इस वाले का। तो इसमें बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट रहेगा। मान लो ये रिजल्टेंट हो गया, इसका रिजल्टेंट ये μ1 R मान ले,
और इसका रिजल्टेंट ये इसको मान लो, इस वाले को μ1 मान लिया, इसको μ2 मान लिया। अब देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ये आई से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब घटा मिलेगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे जो बड़ा हो वैल्यू होगी, और म्यू R1 बड़ा है तो इसमें से घटा दीजिए म्यू R2 को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ये मैं कह रहा हूँ म्यू रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू, जीरो नहीं होगी, तो इसमें जीरो नहीं होगा। ट्रांस में आइए, ट्रांस में क्या है, ये इसको सप्लाई कर रहा है और ये भी इसको सप्लाई कर रहा है। तो देखो ये सप्लाई दोनों अच्छी बात है, ज़्यादा सप्लाई ये ज़्यादा खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, काफ़ी बड़ा। ये क्या कर रहा है, ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, तो छोटे छोटे हैं, अगर मान लो छोटे छोटे हैं और इनके हिसाब से दोनों के बराबर अगर कुछ रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा तो ये इसका इफेक्ट तो रहेगा, तो इसका मतलब ट्रांस का भी जीरो नहीं होगा। तो म्यू आर ट्रांस का जीरो नहीं होता है जब अनसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल में जीरो होती है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू ट्रांस में होती है लेकिन जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट अगर कैंसिल कर देगा तो ये दोनों एक ही दिशा में सप्लाई कर रहे हैं, तो डायपोल ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी जो है ऑर्गेनिक की चीज़ें थी, और जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक में मिलेगी वहाँ पे अब डिस्कस किया जाएगा। एक चीज़ छोटा सा रह गया था, डायपोल मूवमेंट से ही आप निकाल सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो जहाँ फैजान्स रूल लिखा हुआ है वहाँ पे एक लाइन लिखा होता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए और जो आप वहाँ देखेंगे कि फैजान साहब ने बताया था कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें ना तो 100% आयनिक कैरेक्टर होती है, और अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें जो है 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होती है। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इसको देख लेते हैं। ठीक, ये सवाल होता है तो ये आपके जो है पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि डायपोल मोमेंट किस में पढ़ते हो, कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, तो उस आयनिक कैरेक्टर के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, कि डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03d, then percentage of ionic character, then percentage of ionic character will be if bond length of HCl, if bond length of HCl is 1.275 एंगस्ट्रॉम, मान लो ये है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये पहले तो आप ये निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 में, ये क्या है, म्यू ऑब्जर्व और म्यू कैलकुलेटेड क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व और म्यू कैलकुलेटेड, इसका मतलब एक म्यू दिया रहता है, जो क्वेश्चन से म्यू पहले से दिया रहेगा, जैसे ये दिया है डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, यानी ये पहले से दिया है, तो ये क्या है, ऑब्जर्व, और जो आप निकालेंगे वो क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड्स। तो इसका मतलब है कैलकुलेट का मतलब हम सॉल्व करके निकालेंगे वो होगा। तो मेरे पास फार्मूला है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल। ठीक है, तो इस फार्मूले से निकालेंगे हम, जो है ESU में निकालते हैं। तो क्यू की चार्ज वैल्यू कितना होती है, ESU में होती है क्यू इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और जो लंबाई दी होगी उसको सेंटीमीटर में, तो आपका लेंथ है ये 1.275 एंगस्ट्रॉम्स, तो इसको चेंज कर दीजिए, तो 1.275 इंटू 10⁻⁸ ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वैल्यू रखिए, ये वैल्यू होती है, तो म्यू बराबर निकालेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा
4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU इंटू 1.275 इंटू 10 के पावर -8 किसमें, सेंटीमीटर में, ये होगा। इसको सॉल्व करें तो देखो ये आपका 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10 के पावर -18, ये क्या हो जाएगा, ESU इंटू सेंटीमीटर। देखो इतना बराबर होता है 1D, क्योंकि हमें पहला वाला किस में दिया है, D में, तो हमें D में ही निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें दिया रहेगा उसी में निकालते हैं। तो इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 1D बराबर होता है 10 के पावर -18, ठीक है, ESU इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको हटा दें, यहाँ 1D लिख लें, तो 4.8 इंटू 1.275, ठीक है, ये हो जाएगा D। अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 6.1 मल्टीप्लाई करिएगा तो नियर अबाउट इसका हो जाएगा 6.12D। रख लीजिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर, ये फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है 1.03D अपान कितना आ गया 6.12D इंटू 100, ये कर दीजिएगा, ये डी कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, और इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 103 अपान 6.12, ठीक है। तो ये अगर 6 1 बार जाएगा तो 4 बचेगा, इसका मतलब करीब करीब ये है 16 पॉइंट समथिंग होगा, यानी नियर अबाउट ये कितना आएगा 17% के आसपास आयनिक हो जाएगा। तो अगर आयनिक कैरेक्टर आपका 17% है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, तो आप 100 में से कर दीजिए, तो ये तो आपका आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स, तो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना होगा, तो इसमें से हटा दीजिए 100 - 17, तो जगह 3, और इसमें से जो है ये 9 है, ये गया तो 83, यानी 83% आपका ये हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है आप कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल लीजिए, आयनिक कैरेक्टर निकाल लीजिए और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कोवैलेंट कैरेक्टर, कभी कभी कोवैलेंट कैरेक्टर पूछता है, तब भी आप आयनिक निकालेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब आपका जो है कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो है इसको जो है कैसे यूज करना होता है इस चीज़ को लेकर।